गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेदांत की ऑनलाइन क्लासेस में मैं गोपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन, आपको पता है हम सुबह से उठते हैं और अपनी लाइफ जो चलती है टिल नाइट तक जो अपन काम करते हैं, उन सबके लिए जो काम अपन कर रहे हैं उसके लिए हमारा शरीर कंटिन्यू कार्य करता है और इस कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो ऊर्जा होती है ये हमें भोजन से प्राप्त होती है। ये जो ऊर्जा होती है हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि भोजन क्या है। भोजन एक पदार्थ होता है। ये भोजन एक पदार्थ होता है और इसमें ऊर्जा संचित रहती है। ये जो ऊर्जा संचित रहती है वो पोषक तत्वों के रूप में रहती है, पोषक तत्वों के रूप में होती है। ये ऊर्जा जो होती है पोषक तत्वों के रूप में होती है। मैं कह रहा था कि भोजन जो है एक पदार्थ है और इस भोजन में ऊर्जा संचित होती है और ये ऊर्जा पोषक तत्वों के रूप में होती है। कहने का मतलब है इन पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। बात करें कि पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो पोषक तत्व है हमारे, पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है अपने पास विटामिन, खनिज लवण, जल। अब बात कर रहे थे कि ऊर्जा पोषक तत्व किसमें होते हैं, भोजन में होते हैं। और पोषक तत्व कौन कौन से हैं, पहला है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है हमारे पास प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज लवण और छह है हमारे पास जल। ये सब के सब पोषक तत्व कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये सब के सब पोषक तत्व कहलाते हैं। और ये पोषक तत्व अर्थात इनसे जो ऊर्जा है जो अपने को मिलती है, वो जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं अपन पोषण। पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के भी 5 चरण होते हैं। हम सबसे पहले भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद पाचन करते हैं, पाचन के बाद उसका अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद उसका समाधिकरण होता है और फिर उसका शरीर से बाहर जाना उत्सर्जन होता है। अपन ने जाना कि भोजन में होते हैं पोषक तत्व और ये पोषक तत्व हमारे शरीर में जिस माध्यम से आते हैं उसे हम कहते हैं पोषण। अब बात करते हैं कि ये जो भोजन तत्व है, ये पोषक पदार्थ है, जब ये सारे के सारे हमारे भोजन में संतुलित मात्रा में होते हैं, संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो इसको हम संतुलित भोजन कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है जब सारे के सारे पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं तो इसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन का एक अपवाद है।
अपवाद मतलब एक विपरीत शब्द और है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन। और इसी का ही एक दूसरा शब्द है, वो है असंतुलित भोजन। एक है हमारा संतुलित भोजन, एक है असंतुलित भोजन। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब सारे पोषक तत्व जब एक निश्चित मात्रा, संतुलित मात्रा में भोजन में उपस्थित होते हैं तो उस भोजन को हम कहते हैं संतुलित भोजन। और जब इन पोषक तत्वों में से कोई भी तत्व हमारे भोजन में उपस्थित नहीं होता है तो इसे हम कहते हैं असंतुलित भोजन। तो आप समझ गए होंगे संतुलित भोजन किसे कहते हैं और असंतुलित भोजन किसे कहते हैं। एक और शब्द आता है जिसको अपन बोलते हैं कुपोषण। कुपोषण 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 से तात्पर्य है कि जब पोषक तत्वों में से कोई भी एक या अधिक पोषक तत्व हमारे भोजन में अनुपस्थित होता है लंबे समय के लिए। याद रखना मैंने एक शब्द बोला है लंबे समय के लिए, तो इसे हम कहते हैं कुपोषण। तो इसे हम कहते हैं कुपोषण। अर्थात कुपोषण मतलब क्या हुआ कि हमारे भोजन के अंदर पोषक तत्वों में लंबे समय के लिए पोषक तत्वों की जो अनुपस्थिति है उसे हम कहते हैं कुपोषण। और इस कुपोषण के कारण हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये कुपोषण कई प्रकार का होता है, लेकिन हमारे जो कोर्स में है, हमारे कोर्स में ये 3 प्रकार का है। कुपोषण में से कई प्रकार का होता है, लेकिन हमारे कोर्स में 3 प्रकार का है। जैसे मैं लिखूं कुपोषण। पहला है विटामिन कुपोषण। दूसरा है प्रोटीन कुपोषण। तीसरा है खनिज कुपोषण। हम हमारे कोर्स में ये 3 कुपोषण पढ़ेंगे। पहला है विटामिन कुपोषण, दूसरा है प्रोटीन कुपोषण, तीसरा है खनिज कुपोषण। थोड़ी बात कर लेते हैं हम कि हमारे पास जो भोजन है वो 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनमें हमारे शरीर को कुछ की मात्रा अधिक चाहिए होती है और कुछ की मात्रा हमारे शरीर को कम चाहिए होती है। तो जिनकी ज्यादा चाहिए वो होते हैं दीर्घमात्री पोषक तत्व, और जिनकी कम होती है वो होते हैं अल्पमात्रिक पदार्थ जिनकी मात्रा हमें कम चाहिए होती है। तो जैसे विटामिन है, जैसे अभी हमने बात की कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनकी मात्रा हमारे शरीर को ज्यादा चाहिए। ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि इनसे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सो बच्चों, अपन बात कर रहे थे, कुपोषण की बात कर रहे थे। किसी पोषक पदार्थ की भोजन में लंबे समय तक कमी को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण कई प्रकार का होता है, जैसे
विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण आदि। तो सबसे पहले अपन ने लिया है विटामिन कुपोषण। जैसा कि आपको पता है कि विटामिन जो होता है वो हमारे भोजन का, हमारे शरीर का अल्पमात्रिक पदार्थ होता है। यह शरीर की क्रियाओं के संचालन में सहायक होता है। इसकी खोज हॉपकिंस ने की थी। इसका नाम सी फंक ने दिया था। अगर अपन विटामिन को बांटे विलेयता के आधार पर तो ये दो प्रकार का होता है। विलेयता जल में विलेयशील विटामिन और वसा में विलेयशील विटामिन। जल के जो है वो है विटामिन बी, विटामिन सी। वसा में जो है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। भोजन में लंबे समय तक विटामिन की कमी को, मैं फिर से बोल रहा हूं, भोजन में लंबे समय तक विटामिन की कमी को विटामिन कुपोषण कहते हैं। इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कई तरह के कुप्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे विटामिन को अपन ने यहाँ बांट रखा है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई। ये दो जो है वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा है। इतने भी विटामिन हैं, इन सब का पहले रासायनिक नाम होता है और फिर इनकी कमी से होने वाले रोग हैं और फिर उन रोगों से क्या क्या जो हानियां हैं, जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है, वो अपन देखते हैं। जैसे विटामिन ए है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। विटामिन सी का नाम है एस्कोर्बिक अम्ल एंड विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। आपको याद होगा विटामिन ए को रेटिनोल कहते हैं, विटामिन बी को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। अगर इन विटामिन की हमारे भोजन में लंबे समय तक कमी रहती है तो उनके जो दुष्प्रभाव होने से विटामिन ए से को रेटिनोल कहते हैं और रेटिनोल की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी से मतलब है कि कम प्रकाश में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। दूसरा है विटामिन B1 जिसको हम बोलते हैं थायमिन और इसकी कमी से जो रोग होता है उसे हम कहते हैं बेरीबेरी। बेरीबेरी का लक्षण क्या है? ये हमारे शरीर की हृदय की धड़कन को कम कर देता है, पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। किसमें? बेरीबेरी में। फिर है विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं और इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग को हम बोलते हैं राइबोफ्लेविनोसिस। कंफ्यूज मत होना, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं राइबोफ्लेविनोसिस। इसमें क्या होता है कि मुख के किनारे होठों की त्वचा जो होती है वो फटने लग जाती है और हमारी जो स्मृति होती है, मेमोरी पावर होता है, वो कम होने लग जाता है। फिर है विटामिन B3 जिसको अपन बोलते हैं नियासिन और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं हम पेलेग्रा। इससे क्या होता है? ये जीभ और त्वचा के ऊपर पपड़ियां मतलब एक सफेद परत सी जमना शुरू हो जाती है। विटामिन सी इसको बोलते हैं एस्कोर्बिक अम्ल और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है कि जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से रक्त निकलने लग जाता है। फिर है विटामिन डी जिसको अपन बोलते हैं कैल्सीफेरॉल और इससे जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है कि हमारे जो हड्डियां हैं
हड्डियां हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं और घुटने जो है वो कमजोर के पास पास आने लग जाते हैं, इसी को बोलते हैं हम रिकेट्स। जो दो अदर है विटामिन के, इसको बोलते हैं फिल्लोक्विनोन। विटामिन के क्या करता है, हमारे शरीर को जब चोट लग जाती है तो चोट लगने से खून बहने लग जाता है, तो आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद खून खुद ही रुक जाता है। तो किस वजह से होता है, विटामिन के कारण होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, इससे रक्त का अविरत प्रवाह होता है। दूसरा है अपने पास विटामिन ई, इसको बोलते हैं टोकोफेरोल, और इससे नपुंसकता हो जाती है। सो बच्चों अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा कि विटामिन कुपोषण, विटामिन कुपोषण कि ये क्या है कि जैसे अल्प मात्र पदार्थ है, शरीर की क्रियाओं के संचालन में सहायक है। खोज ऑप्टियस ने की थी, नाम है इसका किसने दिया, सीवंग ने दिया। इसकी विलेयता का आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं, जल में ग्लिसरीन को विटामिन बी, विटामिन सी, और वसा में ए, डी, ई, के। अगर विटामिन कुपोषण की परिभाषा दें तो क्या होगा कि भोजन में लंबे समय तक विटामिन की कमी को क्या बोलते हैं, विटामिन कुपोषण कहते हैं। ये 6 प्रकार का है अपने कोर्स में, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन सी, विटामिन डी एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट अपन जो टॉपिक है उस पर चलते हैं और वो है प्रोटीन कुपोषण। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोटीन कुपोषण। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है बेटा प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण, सबसे पहले जानें कि प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं। कि भोजन के अंदर, भोजन में लंबे समय तक किस पोषक तत्व की कमी, प्रोटीन की कमी को, भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी को क्या कहते हैं, प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर का संरचनात्मक पोषक तत्व होता है, पोषक तत्व होता है। कहने का मतलब है कि ये हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जोड़ने काम करता है। आपको चोट लग जाती है तो जो मरम्मत होती है वो सारा काम कौन करता है, प्रोटीन करता है, इसलिए इसको संरचनात्मक पोषक तत्व भी कहते हैं। इसकी जो खोज है वो मुल्डर नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने की थी प्रोटीन की खोज। अगर भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी रहती है तो इससे दो तरह के रोग होते हैं। पहला रोग जो है जिसको हम बोलते हैं क्वाशियोकोर, और दूसरा है हमारे पास मेरस्मस। प्रोटीन कुपोषण से शरीर में दो रोग होते हैं, पहला है क्वाशियोकोर और दूसरा है मेरस्मस। सो अब जानेंगे कि क्वाशियोकोर क्या है और मेरस्मस क्या है। सबसे फर्स्ट रोग क्या है, क्वाशियोकोर। कैसा होता है कि ये प्रोटीन की कमी से होता है। तो इसके लक्षण क्या क्या है, इसके लक्षण है, मैक्सिमम ये बच्चों में होता है, पेट फूल जाना या शरीर पे स्वेलिंग हो जाना। नेक्स्ट, भूख कम लगना, भूख की कमी, चिड़चिड़ापन, भूख की कमी, चिड़चिड़ापन। और इससे क्या होता है, हमारे जो त्वचा होती है वो पीले रंग की हो जाती है, पीले रंग की हो जाती है। सो अपन लिखा क्वाशियोकोर लक्षण क्या है,
पेट फूल जाता है, शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, भूख कम लगती है, चिड़चिड़ापन होता है और त्वचा पीली रंग की हो जाती है। तो ये लक्षण है किसके? क्वार्शक्योर के। तो फिर इसका उपाय क्या है? तो जो भी रोगी है उसको प्रोटीन युक्त उपाय, जो रोगी है उसको प्रोटीन युक्त भोजन खिलाना। तो ये था आपके पास क्वार्शक्योर, जो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। दूसरा जो रोग है अपने पास वो है मेरस्मस। ये भी प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन के साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाती है। मेरस्मस है, प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन साथ में ऊर्जा की कमी भी होती है, तो इसको बोलते हैं मेरस्मस। मेरस्मस के लक्षण क्या है? लक्षण जो है मेरस्मस के, वो लक्षण है शरीर सूख जाता है अर्थात दुबला पतला हो जाता है, हड्डियां दिखाई देती है और आंखें जो है वो सूख कर कांतिहीन हो जाती है। सो हमने जाना कि मेरस्मस के लक्षण क्या है कि बच्चे का शरीर सूख जाता है, काटा हो जाता है, हड्डियां दिखाई देने लग जाती है और आंखें सूख कर कांतिहीन हो जाती है। इसका भी उपाय क्या करें कि बच्चा का जो भी रोगी है उसको प्रोटीन युक्त जो डाइट है, भोजन है, वो उसको उपलब्ध करवाएं। तो ये था अपने पास प्रोटीन कुपोषण। और जो तीसरा जो है अपने पास वो है अपने पास खनिज कुपोषण। अर्थात हमारे भोजन में जो खनिज पदार्थ होते हैं इनकी मात्रा ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए। वो हमारे शरीर की कई पाचन क्रियाओं और जो अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको संपन्न करवाते हैं। अगर किसी भी भोजन के अंदर खनिज पदार्थ की लंबे समय तक जो कमी है उसे ही हम कहते हैं खनिज कुपोषण। जैसे कहने को मैं पहला अगर एग्जांपल लेता हूं, जैसे लौह तत्व है, लौह तत्व सिंबल में लिखो तो इसका होता है Fe, जिसको बोलते हैं आयरन। इस लौह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी को हम बोलते हैं एनीमिया। ये लौह तत्व करता क्या है? यह है हीमोग्लोबिन को बनाता है। तो आपने देखा कि लौह तत्व की अगर शरीर में कमी जाती है कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है। दूसरा अगर मैं लूं तो वो है कैल्शियम। जो कैल्शियम है जिसको हम Ca से प्रदर्शित करते हैं, और ये कैल्शियम करता क्या है? ये कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। अगर ये नहीं होगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और उनमें फ्रैक्चर आसानी से हो जाएगा। तीसरा है अपने पास आयोडीन। आयोडीन सिंबल बनते हैं आई। ये आयोडीन हमारे गले में ग्रंथि होती है,
उस ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, इस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, और ये थायरोक्सिन हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करता है, नियमित करता है। तो ये थायरोक्सिन बनता किससे है? आयोडीन से बनता है। अगर ये आयोडीन थायराइड ग्रंथि को नहीं मिलेगा तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा। थायरोक्सिन नहीं मिलता है तो हमारा गला सूज कर बाहर आ जाता है, और इस रोग को अपन बोलते हैं गलगंड रोग। इसको हम बोलते हैं गलगंड रोग। सो अपन ने देखा कि भोजन क्या होता है। अभी अपन ने जो स्टडी किया, अपन ने जो स्टडी किया वो क्या स्टडी किया? अपन ने किया कि भोजन क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषण क्या होता है। इसके बाद अपन ने किया संतुलित भोजन। इसके बाद अपन ने किया असंतुलित भोजन। इसके बाद अपन ने किया कुपोषण। कुपोषण के प्रकार अपन ने किए। पहला कौन सा था? विटामिन कुपोषण। दूसरा अपन ने लिया प्रोटीन कुपोषण। तीसरा अपन ने लिया खनिज कुपोषण। इसके बाद जो टॉपिक में हम लेंगे वो है मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य का मतलब है कि मनुष्य की वह स्वस्थ प्रकृति जिससे वह अपने जो दैनिक कार्य है, अपनी जो क्रियाविधि है, उसको बिना किसी रुकावट के करता रहता है। तो उसके मानव स्वास्थ्य के लिए जो जो चीजें आवश्यक है वो हम इसमें अध्ययन करेंगे। मानव स्वास्थ्य में जो सबसे पहले हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है हमारा जल। अगर मैं आपसे बोलूं कि जल का सूत्र बताइए तो आप फटाफट बता दोगे कि सर जल का सूत्र होता है H2O। जल की आवश्यकता क्यों है? हमें जल क्यों चाहिए? आवश्यकता आप सब लोग जानते हैं कि हमें जल क्यों चाहिए। अगर बोलो बेटा जल के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग है तो आप फटाफट बता दो। अगर मैं कहूं कि जल ही जीवन है, इट मीन्स ये फैक्ट सही है, क्योंकि जल हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जो और कोई तरल पदार्थ या पदार्थ नहीं कर सकता। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो पानी है, जो जल है, उस पीने लायक जल के लक्षण क्या है और गुण क्या क्या है। हम टॉपिक ले रहे हैं पीने योग्य जल के लक्षण। सबसे फर्स्ट जो अपन ले रहे हैं वो है कि पानी जो होता है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। दूसरा जो पॉइंट है, हम देखा कि जल का पहला लक्षण क्या है? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। दूसरा है कि जल के अंदर कोई भी दिखाई देने वाले कण या वनस्पति पदार्थ
उपस्थित नहीं होने चाहिए। थर्ड है उसमें सूक्ष्म जीव अनुपस्थित होने चाहिए। फोर्थ है उसका पीएच संतुलित होना चाहिए। पांचवा है उसमें ऑक्सीजन निश्चित मात्रा में घुलनशील घुली हुई रहनी चाहिए, घुली होनी चाहिए। सो अपन ने देखा कि पीने योग्य जल के क्या क्या अपने पास लक्षण है। पहला लक्षण है कि वह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होना चाहिए। दिखाई देने वाले कण या वनस्पति के जो कण हैं, जो पदार्थ है, वो उसमें दिखाई नहीं देना चाहिए। सूक्ष्म जीव अनुपस्थित होने चाहिए। उसका पीएच संतुलित होना चाहिए और ऑक्सीजन उसमें निश्चित मात्रा में घुली हुई होनी चाहिए। ये पीने लायक जल के क्या है लक्षण है। नेक्स्ट अपन जब बात करते हैं कि पीने लायक लक्षण की ये है लक्षण है, तो फिर जल के हमारे शरीर को लेके क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग है, तो वो अपन जानते हैं कि जल के महत्वपूर्ण उपयोग। जल के उपयोग सबसे फर्स्ट हमारे शरीर की जो उपापचयी क्रिया है, हमारे शरीर की जो उपापचयी क्रिया है, उपापचयी क्रिया है मतलब है हमारे शरीर की जो रासायनिक क्रिया है, वो सारे के सारे किससे संपन्न होती है, जल से संपन्न होती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, हम जो खाना खाते हैं अगर उसको सही ढंग से डाइजेस्ट करना है, पचाना है, तो हमें जल लेना पड़ेगा। दूसरा यह है हमारे शरीर के जितने भी हानिकारक पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, हमारे शरीर के जो भी हानिकारक पदार्थ है उन सबको शरीर से बाहर निकालता है, शरीर से बाहर निकालता है। पसीने के रूप में ले लो या अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ले लो, ये हमारे शरीर से बाहर निकालता है। थर्ड है ये इसके निश्चित मात्रा में उपयोग लेने से अस्थमा, आंत्र